नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंधु एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। लास्ट टाइम हमने बात की थी हेडेक के बारे में। मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू हल्का सा कर देता हूँ। हेडेक साइनोसाइटिस की वजह से, माइग्रेन की वजह से, एचबी की वजह से, सीरम कैल्शियम लेवल के कम होने की वजह से, मेन है एचबी लेवल कम होने की वजह से, और ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारी ब्रेन की तरफ हो रही है उसकी कमी की वजह से हमें हेडेक रहता है। तो वी हैव टू डायग्नोज इट। ठीक है, तो समझ में आता है कि एचबी लेवल कम होगा। ऑक्सीजन लेवल, जो ब्लड के अंदर एचबी है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड होकर के वापस हमारी सांस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब एचबी लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगी, तो वो जो ट्रांसफ़र हो रही है ऑक्सीजन वो कम होगी, तो पेशेंट को डिस्पनिया होता है, ब्रेथलेसनेस होती है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हम बात कर रहे थे, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमें इन्फार्क्ट्स डेवलप करते हैं। मेनली ओल्ड एज में होता है, आफ्टर द एज ऑफ 50 के अराउंड ज़्यादातर होता है, 50 के बाद बाद ही होता है। ठीक है, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है इन्फार्क्ट्स ऑक्सीजन में, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जो पॉइंट है वो जो अपना काम कम कम कर देता है ब्रेन का वो पार्ट, और फिर धीरे धीरे हमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। राइट साइड वीकनेस है, हेमीप्लेजिया, प्लेजिया, पैराप्लेजिया। ठीक है, तो ये पैरालिसिस की जो दिखते हैं वो हमें स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये इसकी वजह से भी होता है। देर आर सो मैनी एब्डोमिनल डिसीजेज जिसकी वजह से हमें हेडेक रहता है। एंड पाइल्स की वजह से भी एचबी लेवल का कम हो जाना। मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगा कि पाइल्स जिस पेशेंट को रहती है उसको ब्लीडिंग वगैरह रहती है, तो उस पेशेंट में कम हो जाता है। एंड लेडीज़ के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, उस साइकिल की वजह से एचबी जो साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से भी एचबी लेवल थोड़ा डाउन चला जाता है। तो हमें उसको एचबी को पूरा करने के लिए उसको खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ देनी चाहिए। इसमें हम सिरप्स का, कैप्सूल्स का टैबलेट फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन सल्फेट के कैप्सूल आते हैं जो मार्केट में, उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आयरन सिरप्स आती हैं। एंड आयुर्वेदा में आप लोहासव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहासव इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू इंक्रीज योर एचबी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो लोहासव के अंदर प्योर एलिमेंटल आयरन होता है। आप इसका इस्तेमाल करें, आप कोई भी पेशेंट आए आप उनको दें। तो इसकी अबाउट 500 ml के अराउंड की बोतल आती है आयुर्वेदा में। आप वैद्यनाथ वगैरह की आप ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी दिव्य वगैरह की कंपनीज आती हैं, हिमालय की आती हैं। तो जो भी आपको टॉनिक आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आयुर्वेदा में, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, बट मैं लोहासव का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। एचबी लेवल को बहुत ही जल्दी, वेरी सूनर इंक्रीज करने के लिए आप लोहासव का इस्तेमाल करें। साथ में आप पुनर्नवा मंडूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन ऑक्साइड एंड पुनर्नवा से ये दवाई बनती है। और चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आयरन लेवल को दे इंक्रीज वेरी वेरी सूनर। ओके, बहुत जल्दी जो आपका एचबी है वो बढ़ाएंगी, आयरन लेवल इंक्रीज होगा, तो आपकी ये हेडेक की समस्या वहाँ ख़त्म हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात है हमारा खान पान कैसा होना चाहिए और हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल भी हमारा बढ़े, हमें अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और हमारे ब्रेन में अच्छा ऑक्सीजन सर्कुलेट हो। अच्छे ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए व्हाट डू यू नीड एक्सरसाइजेस। आप जॉगिंग करना स्टार्ट करें, आप योगा स्टार्ट करें, आप कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट करके देखिए। एक बार 100 टाइम्स आप करेंगे, 200 टाइम्स करेंगे, 300 टाइम्स करेंगे, धीरे धीरे आपकी ये कैपेसिटी 10 to 15 डेज में 1000 टाइम 10 to 15 डेज में इंक्रीज होएगी, अगर आप डेली इसको करते हैं तो 1000 अबव तो मैं कपालभाति डेली करने की हिम्मत मैं भी रखता हूँ। तो बिकॉज़ पहले शुरू-शुरू में नहीं होता था, फिर मैंने डेली, अगर हम रेगुलर उस पाथ पे चलेंगे कि हमें करना ही करना है, हमें वो टारगेट अचीव करना है, तो हम कर पाएँगे। तो अच्छे सुबह के समय में अच्छा ऑक्सीजन लेवल होता है एनवायरनमेंट के अंदर, अच्छी ब्रेन के आप देखना, आप 15 टू 20 डेज़ आप करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आपका हेडेक धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया है। जॉगिंग की वजह से, इस कपालभाति, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम की वजह से, भ्रामरी प्राणायाम की वजह से आपकी जो साइनोसाइटिस की जो डिसीज़ है धीरे-धीरे क्यूर होने लगेगी, 100% गारंटी है। अच्छा, साइनोसाइटिस के लिए मैं आपको एक बेस्ट मेडिसिन बताता हूँ। आपको सुबह-सुबह कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भाप लेनी है।
सफ़ेदे का पेड़ को आप जानते होंगे, यूकेलिप्टिस जिसको बोलते हैं हम, उसके पेड़ के पत्ते को पानी में डालिए और उसकी भाप से अपने चेहरे की सिकाई करें। उसकी भाप को खींचे भी, लंग्स के अंदर एंटर करवाएं, ठीक है। तो आप इस विधि से क्या कर सकते हैं, अपने थोड़ा चेहरे की सिकाई कर सकते हैं। उस सिकाई करने के बाद आप सीधे लेट जाइए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारे आयुर्वेदा में जिसका नाम है अणु तेल। बेस्ट मेडिसिन, इज अ वेरी वेरी बेस्ट मेडिसिन। आप साइनोसाइटिस के अंदर इसका इस्तेमाल करें। दूसरा है षडबिंदु तेल, आप इसका इस्तेमाल करें। दिन में 2 टाइम्स आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑयल आप चूज कर सकते हैं। दोनों नाकों में 3 to 4 ड्रॉप से लेके 5 to 6 ड्रॉप्स तक आप डालिए। दोनों नाकों में डाल सकते हैं। सुबह शाम नहा धो के सीधा लेट के गर्दन को नीचे की तरफ रखना है। तेल अगर गले में आएगा तो उसको थूकना है, उसको निगलना नहीं है, ना ही आपको बाहर की तरफ वो तेल निकलने देना है, ठीक है। तो आप थूक सकते हैं उसको, ठीक है, निगलना नहीं है। और नाक से बाहर ना आए इसलिए आप अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए रखें। और आप 1 मंथ के अंदर इस ऑयल का आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके साइनसिस, आपके नज़ले, जुखाम, आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ के अंदर मैं जो साइनसिस के लिए या कफ़ की जिनको दिक्कत रहती है या चेस्ट इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको घर में हम सबके आसपास तुलसी माता जो हम जिनको बोलते हैं तुलसी, ओसिमम सैंटिकम रहती है। आप उसके एक मुट्ठी भर पत्ते लें, आप उनकी अच्छे से बिल्कुल बारीक चटनी बना लें, बिल्कुल बारीक। उसमें आप 1 लौंग या 2 लौंग, 1-2 इलायची, हल्की सी काली मिर्च डाल करके और अदरक डाल करके उसको, अदरक आप मुट्ठी भर जो आपके पत्ते होंगे उस हिसाब से आपको अदरक लेनी है, एक छोटा पीस लेना है। उसको अच्छे से बिल्कुल बारीक चटनी बना लीजिए और फिर अंत में उसमें आधा पौना गिलास उसमें पानी मिला दीजिए, ठीक है। उसमें जल मिला दीजिए, उसको अच्छे से कपड़े से छान लीजिए। ये एक कच्चा रस होगा जिसको हम आयुर्वेद में स्वरस बोलते हैं। और इसके अंदर जो पावर होती है, उबाल करके आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं आयुर्वेदा में और आप सीधा कच्चा ले रहे हैं, उस कच्चे रस की पावर उस उबाले हुए रस से 15 टाइम्स ग्रेटर होती है। एंड आप उस अच्छे से उसको निचोड़ करके, आपको उबालना नहीं है बिल्कुल भी पानी, उसको अच्छे से बस कपड़े से निचोड़ लीजिए और उसमें 4 से 5 चम्मच शहद मिला लीजिए। आप 1 मंथ इस मेडिसिन का ही इस्तेमाल करके देख लीजिए, क्योंकि हमारे घर में यही अवेलेबल है एज ए होम रेमेडी। इसके अलावा जो कफ के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स का हम एलोपैथी में इस्तेमाल करते हैं, टस्क्यूएक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी, या सीओपीडी जो पेशेंट्स हैं जिनको बलगम रहता है छाती के अंदर, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी हम एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस जो मैंने अभी आपको बताया आयुर्वेदा में बनाने के लिए वर्क्स एज अ नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट। आप देख रहे हैं कफ सिरप्स जैसे जोशीना वगैरह आ रही है जो आयुर्वेदा की, हिमालय की, जीवा की जो कफ सिरप्स दूसरी आ रही हैं, उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स मिली होती हैं। आयुर्वेदा में हम फॉर्मुलेशंस बनाते हैं बहुत सारी मेडिसिन्स को मिला के। आयुर्वेदा ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रसों के हिसाब से भी चिकित्सा कर सकते हैं, सिर्फ रसों के हिसाब से। कफ अगर बढ़ गया है बॉडी में, जो जल धातु बढ़ गई है, उसके जो मल के स्वरूप जो हमारी छाती में जो इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि जलियांश जो धातु है, जो जल धातु हमारे शरीर में है, 7 धातुओं में से एक, 5 महाभूतों में से एक जो जल महाभूत है, वो जो हमारी बॉडी में जो बढ़ गया है, जल महाभूत, जलियांश जो धातु होती है, तो वो कफ को बढ़ाती है और कफ चेस्ट इन्फेक्शंस में, चेस्ट से मल के रूप में बाहर निकलता है। कफ जो जल धातु का मल बोला गया है आयुर्वेद में। तो इसको कम करने के लिए आप जितनी भी पित्तज औषधियां हैं जिनके अंदर अग्नि का गुण है, आप घर में इस्तेमाल करें और आप देखें यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड कौन कौन सी मेडिसिन्स कब कब कैसे कैसे काल में कैसे कैसे देनी है वो मैं आपको बताऊंगा। बट तुलसी और इस चीज का प्रयोग आप किसी भी काल में कर सकते हैं, सिवाय ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर। ग्रीष्म ऋतु में भी अगर जैसे बरसात वगैरह कुछ बीच बीच में आ जाती है, छोटे बच्चों को जो कफ हो जाता है, काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं।
बट इन चीज़ों का लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं जो लोग, जो बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को पित्तज औषधियाँ या पित्तवर्धक या अग्नि को बढ़ाने वाली तीखी चीज़ों का सेवन ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना चाहिए, वर्षा ऋतु में करना चाहिए, ऋतु संवत्सर के समय करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटी सी फॉर्मुलेशन ये बताई है तुलसी वगैरह की, इसमें शहद वगैरह मिला के इसका इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों में मैंने ये देखा है कि कई बार जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, कफ सिरप्स हैं, ये भी काम नहीं करती हैं, बट दिस फॉर्मुलेशन अब 15 डेज बच्चे को दीजिए, आपके बच्चे के अंदर बिल्कुल चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उसकी, और दोबारा इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाएंगे नेक्स्ट सीजन तक। ये मैं पर्सनली भी घर पे यूज़ करता हूँ, आप सब भी यूज़ करके देखिए, तो हम इससे चेस्ट इन्फेक्शंस भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब वृद्ध लोगों में भी इसका इस्तेमाल करवा के देखिए, जो उनको बलगम जो है उनका, या कफ जो है जो चेस्ट के अंदर चिपका हुआ है सीओपीडी पेशेंट्स में, वो भी धीरे धीरे फटने लगेगा, निकलने लगेगा। नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट मैंने आपको बताया है कि ओल्ड पेशेंट्स में निकल रहा है। चेस्ट इन्फेक्शंस को आयुर्वेद में हम क्योर करने के लिए कफ के तो रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड पेशेंट्स में श्वास कुठार रस का प्रयोग कर सकते हैं। ओल्ड पेशेंट्स में मैंने बहुत इस्तेमाल किए हैं और मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट्स कफ के तो रस और श्वास कुठार रस से मिले हैं। ओल्ड पेशेंट्स में पुराने से पुराने चेस्ट इन्फेक्शंस को ये क्योर करती हैं, बट रेगुलर ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी एंड एलोपैथी इज आल्सो वी कैन ट्राई इन बिटवीन। ओके, सो ये कम्बिनेशन आपके चेस्ट इन्फेक्शंस को दूर करेगा। तो ये हेडेक इज नॉट अ स्मॉल डिसीज, ये हेडेक में बहुत राज छुपे हैं, बहुत राज, और इन राज को हमें समझना है। सो we can cure this, and we can cure sinusitis, and we can cure through this medicine, we can cure migraine too to हम अपनी दैनिक दिनचर्या में हम जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं उससे भी माइग्रेन का क्योर होता है, 100% होता है। आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में पेशेंट पे ध्यान रखिए, आप देखना आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दैनिक दिनचर्या के फिर मैंने आपको बारे में बताया आपको कि व्यायाम करना चाहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह करना चाहिए, और उसके बाद घर आके अच्छा भोजन करना चाहिए। जो अनीमिक पेशेंट्स हैं जिनमें एचबी लेवल कम है, वो हरे पत्तेदार सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान रखें, एग्स पे ज़्यादा ध्यान रखें, हरे पत्तेदार सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कि आप चपातीज़ भी हों, सब्जियां वगैरह भी हों, और चटनियाँ वगैरह भी हों, एंड सैलेड्स हों, दही, लस्सी एंड दूध वगैरह का इस्तेमाल आप खाने के साथ कीजिए। अगर आप लिक्विड्स का इस्तेमाल खाने के साथ कर रहे हैं, आपके जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो नहीं रहेगी। अगर आप खाने के साथ साथ लिक्विड ले रहे हैं, दूध या लस्सी या दही वगैरह जो भी आप ले रहे हैं, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड्स, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कभी नहीं रहेगी, एंड पाइल्स होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो ये सब चीज़ें आपके हेडेक को कम करने के लिए काफ़ी है, काफ़ी।